हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का पेपर जो कि 2019 में हुआ था वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं गाइस। ओके, तो देखिए, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है गाइस? सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट मीन्स आपको नीचे एक वाक्य दिया गया है, ये एक वाक्य दिया गया है जो कि एक्टिव में है, ये वाक्य एक्टिव में है और इसका हमें क्या बताना है? पैसिव बताना है। क्या बताना है? पैसिव। तो देखिए, जो द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, ये एक एक्टिव का सेंटेंस है। और आपको पता होगा जो ये एक्टिव का सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर मैं इस टेंस के बारे में आपको बताऊं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। क्यों है? क्योंकि देखो, द मैनेजर सब्जेक्ट है, द मैनेजर इसमें सब्जेक्ट है और कीप्स वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया में एस और एस लगाते हैं, तो कीप में एस लगाए कि नहीं? कीप में एस लगाए तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो मैनेजर साहब है वो काम को क्या रखते हैं? पेंडिंग रखते हैं। इसका मतलब है मैनेजर साहब काम को पेंडिंग रखते हैं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? मैनेजर साहब के द्वारा काम को पेंडिंग रखा जाता है। ठीक है, तो देखो, इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं कि नहीं? फिर रखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, इज एम या आर। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव बनाते हैं ना गाइस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या रखते हैं गाइस? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। ये 1 2 3 4 ऑप्शन है ना, तो इनको एनालाइज करेंगे कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर हमको चाहिए जो मैंने आपको लिख के दिखाया अभी, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला हमको पैसिव का स्ट्रक्चर चाहिए। तो देखो, ऑब्जेक्ट तो सब में वर्क है, देखो द वर्क इसमें भी है, द वर्क इसमें भी है, द वर्क इसमें भी है। और जो द वर्क ऑब्जेक्ट है ना गाइस, ये सिंगुलर है कि नहीं? द वर्क सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के संग क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज़। सिंगुलर के संग हम रखते हैं इज़। तो देखो, द वर्क इज़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? द वर्क ऑब्जेक्ट दिया है, बिल्कुल सही है, इज़ भी दिया है। और फर्स्ट में क्या दिया? वॉज, तो ये गलत हो गया। जो फर्स्ट ऑप्शन में वॉज दिया है तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन में आर दिया है तो गलत है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है? हैज़। तो हम ईजिली पहचान कर सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यदि आपने एक्टिव पैसिव सीखे होंगे तो आपको ईजिली आंसर आ रहा होगा। द वर्क सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग इज़ आता है, तो इज़ आ गया। और क्रिया में थर्ड फॉर्म आती है तो कीप की थर्ड फॉर्म होती है कैप, होती है कि नहीं? द वर्क इज़ कैप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट होती है, क्योंकि पैसिव में क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और जो पेंडिंग है तो पेंडिंग का प्लेसमेंट वही रहेगा, क्योंकि पेंडिंग क्या है इसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना, पेंडिंग का प्लेसमेंट वहीं पे रखना है। ठीक है ना, जो पेंडिंग है ना वहीं पे रखना है। फिर बाय द मैनेजर, तो द वर्क इज़ केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इजंट इट? तो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का जो अपना एसएससी सीजीएल में डेफिनेटली आता है। तो आपको कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के आपको अच्छे से आने चाहिए। एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस आना चाहिए, एक नरेशन आना चाहिए। ठीक है ना, नरेशन का क्वेश्चन भी आता है, एक्टिव पैसिव का आता ही है, और वर्ड मीनिंग्स के क्वेश्चन आते ही है। जो वोकेब होती है ना, वोकेबलरी, उसके क्वेश्चन भी एसएससी बार बार पूछता है। अब वोकेबलरी के क्वेश्चन क्या होते हैं? एंटोनियम, सिनोनियम्स,
ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं गाइस। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम्स। देखो आ गया सिनोनियम्स, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था एसएससी एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पूछता ही है। तो देखो सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको एक नीचे शब्द दिया गया है और आपको क्या बताना है, उसका करेक्ट सिनोनियम्स बताना है। तो सिनोनियम्स क्या होता है गाइस, समानार्थी, पर्यायवाची। आपको एक शब्द, ये वाला शब्द दिया गया है, आपको इसका पर्यायवाची बताना है। तो क्या शब्द है, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी, तो ऑब्लिगेटरी का मीन्स क्या होता है, आवश्यक। ऑब्लिगेटरी का मैं आपको बता रहा हूँ मीन्स, ऑब्लिगेटरी जो शब्द है ना गाइस, इसका मीन्स होता है आवश्यक या अनिवार्य। आवश्यक या अनिवार्य। तो इसका सिनोनियम्स क्या होगा गाइस, मैंडेटरी। क्या होगा, मैंडेटरी। मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी दोनों का मतलब क्या है, अनिवार्य। तो दोनों का एक ही मतलब है, तो ये सिनोनियम्स होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको चारों का मतलब बता देता हूँ, क्योंकि आप जब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी शब्दों का मतलब आना चाहिए। जितनी भी वर्ड मीनिंग्स आएंगी ना, आपको जो भी वोकेबलरी आएगी सबका मीन्स आप लिख लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो एग्रेसिव, तो एग्रेसिव का मीन्स क्या होता है, गुस्सेल। जो गुस्से में रहते हैं ना उनको कहते हैं एग्रेसिव, तो इसका मीन्स तो एग्रेसिव होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूजलेस। तो यूजलेस का मीन्स क्या होता है, किसी काम का नहीं। यूजलेस का मीन्स होता है किसी काम का नहीं। नेक्स्ट है रेकलेस, तो रेकलेस का मीन्स क्या होता है, बेपरवाह। रेकलेस का मीन्स क्या होता है गाइस, बेपरवाह। तो आप सबके मतलब लिख लेना, क्योंकि शायद नेक्स्ट जो जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है ना, इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ पूछा गया है, तो आपको सभी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। देखो बस क्या लिख रहा है, देखो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि भैया आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में एक शब्द आपको दिया जाएगा, मतलब एक सेगमेंट दिया जाएगा जो अंडरलाइंड होगा, मतलब एक भाग होगा, सेंटेंस का एक भाग होगा, उसको अंडरलाइन किया गया है। तो आपको पता करना है कि भैया वो बात सही है या उसकी जगह पे और कुछ शब्द आने चाहिए। मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन, ओवरऑल क्या बताना है, सब्स्टिट्यूशन बताना है। अब सब्स्टिट्यूशन बताना है किसका, इस वाले शब्द का। एग्री विद द प्रपोजल। जो ये अंडरलाइन है ना, जो अंडरलाइन सेगमेंट है, ये सही रखा गया कि नहीं, या इसकी जगह पे और कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल। अब इसका मीन्स क्या होता है गाइस, द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ़ वी डू नॉट एग्जिट द बजट। तो इसका मीन्स होता है जो डायरेक्टर साहब हैं वो क्या हो जाएंगे, अग्री हो जाएंगे, मतलब सहमत हो जाएंगे किससे, प्रपोजल से। यदि हम क्या नहीं करते, बजट को ज़्यादा नहीं करेंगे। यदि हम बजट को ज़्यादा नहीं करेंगे ना, तो जो डायरेक्टर साहब है ना वो प्रपोजल से अग्री हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ, जब भी आपको ना यहाँ पे अग्री विद दिखे, तो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख जाए अग्री विद, तो अग्री विद तो किसके साथ आता है, पर्सन। किसके साथ आएगा, पर्सन। मतलब पर्सन के साथ सहमत होंगे ना, तो अग्री विद का यूज करते हैं। जब किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो अग्री विद का यूज करते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति तो नहीं है, प्रपोजल है, तो यहाँ पे अग्री विद नहीं आना है। जो ये अग्री विद है ना गाइस, ये गलत है। तो आप बोलोगे सर सही क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ, व्यक्ति के संग सहमत होंगे तो अग्री आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँगा आई अग्री विथ यू, जैसे आपने मुझसे कुछ कहा और मैं आपसे बोलता हूँ आई अग्री विथ यू, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यू क्या है, पर्सन है। आप एक पर्सन हो कि नहीं, आपने सुना होगा आई डोंट अग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू, ये बोला ही जाता है, डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि नहीं अपन। बट जब अग्री विथ प्रपोजल आता है ना, तो आपको प्रपोजल के संग क्या लगाना है, अग्री विथ नहीं लगाना, ठीक है ना। प्रपोजल के संग क्या, अग्री, देखो अग्री टू आएगा, क्या आएगा, अग्री टू। तो क्या, जब भी प्रपोजल आ जाए ना, अग्री विथ नहीं लगाते, प्रपोजल के संग क्या लगाते हैं, अग्री टू, अग्री टू, ठीक है। मतलब किसी प्रपोजल की बात होगी तो अग्री टू लगाएंगे, किसी व्यक्ति के संग डील करेंगे तो अग्री विथ लगाएंगे। समझ में आ रहा है गाइस। तो इसका देखो क्या आएगा, एग्री टू द प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल की बात थी। तो
तो ये सब क्या होती है, फ्रेजल होती है। क्या होती है सब, फ्रेजल वर्ब। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। मतलब आपको नीचे एक वाक्य दिया गया है और आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भैया इस पर ग्रामेटिकल कोई एरर है क्या, मतलब ग्रामर का कोई एरर है क्या इस वाक्य में या नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो सेंटेंस को मैं रीड करके बताता हूँ। ये सेंटेंस है, देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल। मतलब सब में से एक बच्चा, मतलब सब में से एक बंदा हमारे स्कूल का। वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड, वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो इसका मीन्स ये होता है गाइस, हमारे स्कूल का सब में से एक बच्चा, सभी बच्चों में से, सभी बॉयज़ में से एक बॉय हमारे स्कूल से चुना गया है। किसके लिए, बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब मैं आपको एरर बताता हूँ। आपको याद रखना है, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द आएगा, जैसे वन ऑफ द बॉयज़ लिखा है, ठीक है ना, फ्रॉम आवर स्कूल। अब देखो ये आपको वन ऑफ द दिख जाए, एनी ऑफ द दिख जाए, ईच ऑफ द दिख जाए, एवरी ऑफ द दिख जाए, तो मेन सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। मतलब मेन सब्जेक्ट ना, जैसे यहाँ पे आपको स्कूल भी दिया है, आवर स्कूल, आपको लग रहा होगा यहाँ पे आवर स्कूल भी सब्जेक्ट है और वन भी सब्जेक्ट है। आपको दो सब्जेक्ट लग रहे हैं, बट इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, वन। तो वन कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। वन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है कि नहीं, जो वन है ना, वन मेन सब्जेक्ट है। उसी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। वन के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रखते हैं। तो वन मेन सब्जेक्ट है और ये वाला सब्जेक्ट क्या है, आवर स्कूल है डमी सब्जेक्ट। ये क्या होता है, डमी। डमी मीन्स दिखावटी। ये कौन सा सब्जेक्ट है, डमी। तो मेन सब्जेक्ट वन है, तो वन के संग कभी हैव नहीं आता। जो वन होता है ना गाइस, वन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वन के संग हमेशा हैज़ आता है। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या होना था, हैज़। क्या होना था, वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल हैज़ बीन सिलेक्टेड। समझ में आ रहा है गाइस। तो आपको मैंने कुछ शब्द बता दिए, जैसे ईच ऑफ द आ जाए, वन ऑफ द आ जाए, एनी ऑफ द आ जाए, एवरी ऑफ द आ जाए, तो ये सब क्या कहलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहलाता है, सिंगुलर। तो इनके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इस वाले सेगमेंट में गलती है, जो मैंने आपको बताया था ना, हैव की जगह हैज़ आना है। तो देखो आपको आंसर देखो लिखा है हैव बीन सिलेक्टेड। तो जो हैव बीन सिलेक्टेड वाला सेगमेंट था ना, वो गलत था। उसके साथ उसकी जगह पे क्या आना था, हैज़। ठीक है गाइस, अब देखो, अब आपको ये वाले क्वेश्चन भी एसएससी जरूर पूछता है। कौन सा क्वेश्चन है, जम्बल्ड सेंटेंस। ये वाला क्वेश्चन जरूर आते हैं एसएससी में। देखो, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। मतलब नीचे आपको 4, जम्बल्ड मीन्स जंप किए हुए, आपको 4 सेंटेंस दिए हैं जो नॉन सीक्वेंस में, इसमें नॉन सीक्वेंस में, और आपको इनको सीक्वेंस में रखना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। मतलब आपको क्या करना है, 4 सेंटेंस हैं और आपको 4 को किस में रखना है, सही सीक्वेंस में रखना है। ठीक है ना। तो देखो पहले मैं आपको बता दूँ, एक बार रीड करके बता देता हूँ मैं आपको। लुक है, तो पहले ना हम चारों सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा इनका सीक्वेंस क्या है। देखो, हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हाउएवर से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि कोमा भी लगा है। जब भी हम किसी पैराग्राफ को चालू करते हैं, जब भी किसी पैराग्राफ को चालू करेंगे ना, तो हमको क्या चाहिए, प्रॉपर नाउन देखना है। जब भी आप किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करोगे तो आपको एनालाइज करना है कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूँ प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हाउएवर कोई नाम नहीं है, अभी ये नहीं आएगा। दिस चेंज नहीं आएगा। ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है, एक नाउन है। ग्रोथ क्या है, नाउन है। मतलब आपको नाउन सबसे पहले देखना है। किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते ना गाइस, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, नाउन। फिर नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन होता है कि नहीं, तो ग्रोथ एक नाउन है, तो हमको यहाँ पे नाउन मिल गया। देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज।
जो ग्रोथ है किसकी, पॉपुलेशन की, जो जनसंख्या वृद्धि की जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ना गाइस, रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो जो ग्रोथ है ना पॉपुलेशन की, वो किसको रेफ़र करती है, मतलब उसमें चेंजेस कब आते हैं, किसके द्वारा, जो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट, जो अपने देश में रहने वाले हैं, ऑफ अ कंट्री, मतलब देश में रहने वाले जो भी इनहेबिटेंट हैं, मतलब निवासी है, वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनमें चेंज, बदलाव आएगा कि नहीं। तो स्टार्टिंग किससे होगी, सी से, ठीक है ना। अब सी के बाद सीधे सीधे क्या आएगा, देखो यहाँ पे चेंज था तो यहाँ पे चेंज रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन होता है। आगे क्या आएगा, सी और बी, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी और बी से स्टार्ट होना है। तो पहला ऑप्शन ये देखो, सी और बी है कि नहीं, सी और बी दिया है, तो देखो दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। दिस चेंज कैन बी, सबसे पहले क्या बात हुई थी, जो ग्रोथ थी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो बदलाव होगा, ठीक है, तो बदलाव के बाद जो चेंज आएगा, तो दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 ways। इस बदलाव को 2 तरीके से बताया जाएगा। तो 2 तरीके से बताएंगे, तो पहले पहला आएगा फिर दूसरा आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट और ऊपर वाला है अपना सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकेंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज। However, the rate of population increase in another important factor to consider। तो अपना आंसर क्या है गाइस, CBDA। क्या आंसर है, CBDA। तो ये ना आपको, ये जो जम्बल्ड क्वेश्चन है ये आपको रीड करना है, और मैंने आपको पता सबसे पहले आपको नाउन देखना है, फिर उसके बाद उसका प्रोनाउन। ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, इनको फाइंड करने की कुछ ट्रिक्स और टिप्स होते हैं। आपको आगे जितनी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, जितने भी इंग्लिश के मैंने सभी प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड करके रखी है। आप अगर वीडियोस भी देख लोगे ना प्रीवियस ईयर की, तो भी आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी, क्योंकि क्लियरिटी आना जरूरी है। वो क्लियरिटी किससे आती है, प्रैक्टिस से, ठीक है। आप सोचो कि भैया मैं एक प्रैक्टिस सेट देख लूँ और आ जाए, तो ये नहीं है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसको भी अपन देखते हैं। देखो क्या पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब आपको नीचे एक ब्लैंक दिया गया है, एक खालिस्तान है, और उसको फिल करना है किसके साथ, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है उसको पुट करना है इस ब्लैंक में। तो वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। तो इसका मीन्स क्या आता है, हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए, किसकी, जो होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है, और जो फिजिकली क्या है, डिसेबल्ड है, ठीक है। तो अब देखो मैं ऑप्शन एक ऑप्शन बताता हूँ। जो एक्सर्ट का मीन्स क्या होता है, अप्लाई। एक्सर्ट का मीन्स क्या होता है, अप्लाई, ठीक है ना। तो इसमें अप्लाई का सेंस तो हो नहीं रहा, मतलब हमें अप्लाई करना चाहिए, सॉरी ये कुछ सेंस नहीं है, तो अप्लाई नहीं आना, ठीक है ना। एक्सर्ट का मीन्स अप्लाई होता है, और एक्सर्ट का मीन्स क्या होता है, कुछ चीज़ को फोर्सफुली करना, ठीक है ना। एक्सर्ट के 2 मतलब होते हैं, एक तो है निवेदन, अप्लाई करना किसी चीज़ के लिए, दूसरा होता है फोर्सफुली, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या अपना, कंट्रीब्यूट। तो कंट्रीब्यूट का मीन्स सहयोग होता है, ठीक है ना। जब कंट्रीब्यूट कब यूज़ करते हैं, जब सब करें, ठीक है, तो ये भी सेंस नहीं। अब देखो ये रेंडर है ना, रेंडर का मीन्स कहता है प्रदान करना, मतलब किसी चीज़ को प्रोवाइड कराना, किसी चीज़ को प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड मीन्स प्रदान करते हैं ना किसी चीज़ को, तो हमें ज़रूर क्या करना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए। क्या, हेल्प किसको, टू होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। ये ऑप्शन बनेगा कि नहीं। मतलब जो रेंडर है ना, रेंडर का मीन्स क्या होता है गाइस, प्रोवाइड कराना, किसी के लिए व्यवस्था करना। अब किसी हमें ज़रूर क्या करना है, हम नहीं कर पाएँ तो कंट्रीब्यूट तो हम खुद करते हैं, बट रेंडर का मीन्स क्या होता है, अगर हम हेल्प नहीं कर पा रहे ना, तो किसी न किसी तरीके से हमें उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। किन के लिए, जो होमलेस पीपल हैं और जो क्या है, डिसेबल्ड, करनी चाहिए कि नहीं। तो प्रॉपर ऑप्शन होगा अपना रेंडर, ठीक है ना। और डोनेट तो क्या होता है, डोनेट तो क्या, देना, दान देना, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर अप्रोप्रिएट अपना क्या होगा, रेंडर।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। आप देखो इसको समझाने के लिए मुझे अपनी वीडियो भी हटानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसेज है। क्या ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, तो मैं अपनी वीडियो को हटाता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है ना, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं आपके लिए क्या हो गया, इनविजिबल। अब मैं आपको इनविजिबल हो गया, दिख नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि पैसेज के लिए ना स्पेस चाहिए होता है। तो जो मेरा वीडियो थी वो स्पेस ले रही थी, इसलिए अपने हटा दिया। देखो ये वाला क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना कॉम्प्रीहेंशन का, इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझना है। देखो इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, मतलब नीचे एक पैसेज है, उसमें से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। अब आपको नीचे क्या फिल करना है, ब्लैंक को, नीचे आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, आपको सही बिल्कुल सिलेक्ट करना है, सही। अब देखो मैं आपको एक एक चीज़ 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। देखो कम्युनिकेशन प्लेस अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो देखो कम्युनिकेशन प्लेस अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है, बातों का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है, बातों का आदान प्रदान। जो कम्युनिकेशन है ना वो क्या निभाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट। किसमें, मतलब पूरा व्यक्तिगत डेवलपमेंट होता है किसी व्यक्ति का। तो देखो अब इसमें अपन को इसमें क्या करना है, महत्वपूर्ण क्या लगाना है। तो महत्वपूर्ण को क्या बोलते हैं, बेटर तो आएगा नहीं, ठीक है ना। बेटर तो क्या होता है, जो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है। टोटल भी नहीं आएगा। अब वाइटल, तो देखो बेटर का मीन्स क्या होता है, उससे अच्छा। टोटल का मीन्स क्या होता है, योग। और लाइफलेस का मीन्स क्या होता है, बिना जीवन के। तो वाइटल का मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण। क्या होता है, महत्वपूर्ण। वाइटल का मीन्स होता है महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण आंसर बनेगा कि नहीं। जो कम्युनिकेशन है वो क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा वाइटल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखिए इट कैन बी लर्न बाय आवर डैश अफोर्ड। अब जो कम्युनिकेशन है ना उसको कैसे सीखा जा सकता है, प्रयासों से। जो हम प्रयास करते हैं ना, तो देखो अब कैसे अफोर्ड होना चाहिए। देखो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, बट ये नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा। कॉन्ट्रीडक्टरी, तो कॉन्ट्रीडक्टरी का मीन्स क्या होता है, विरोध वाले। विरोधाभास सुना, विरोधाभास, जो विरोध करें। तो हम अगर कम्युनिकेशन से विरोध करेंगे तो सीख जाएंगे क्या, नहीं सीख सकते। अब नेक्स्ट है अनक्लियर। अगर अपने माइंड में अनक्लियर चीज़ें होंगी तो कम्युनिकेशन नहीं सीख सकते। तो कॉन्शियस इज़ द करेक्ट आंसर। अब कॉन्शियस करेक्ट आंसर क्यों है गाइस, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली सीखेंगे तभी तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आएगी कि नहीं। जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली सीखेंगे ना गाइस, तभी तो वो हमारे अवचेतन मन में आएगी कि नहीं। जैसे आपको पता ना, 2 मन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम जब चीज़ों को कॉन्शियसली सीखते हैं तभी वो अपने माइंड में आती हैं सबकॉन्शियसली। तो इसमें क्या आएगा, लर्न बाय कॉन्शियस। क्या आएगा इसमें, जो अब मैंने ऑप्शन बता दिया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इट कैन बी लर्न बाय द कॉन्शियस माइंड, मतलब इसको सीखा जा सकता है कॉन्शियस माइंड से, ठीक है। अब ब्लैंक नंबर 3 को एनालाइज करेंगे। देखिए टुडे, ठीक है ना, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, जो आज सफलता है। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑन आवर, जो आज सफलता है ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ की, वो किस पे डिपेंड है, टू रीड, राइट एंड स्पीक। जब हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और बोल सकते हैं वेल। अब देखो इसमें क्या आना चाहिए, एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, जो हर व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ है। जैसे मैं अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, यदि मैं अच्छे से रीड नहीं कर पाऊँगा, यदि मैं अच्छे से राइट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, यदि मैं अच्छे से स्पीक नहीं कर पाऊँगा, तो मैं एज अ यूट्यूबर सक्सेस हो पाऊँगा क्या, नहीं हो पाऊँगा ना। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, एबिलिटी। किसकी ज़रूरत होती है गाइस, एबिलिटी। जो अपना ऑप्शन नंबर 3 है इसमें क्या होगा गाइस, एबिलिटी।
ठीक है ना। आगे देखो, वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमारी राइटिंग अच्छी है, रीडिंग अच्छी है, स्पीकिंग अच्छी है, तो इससे क्या होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी कि नहीं। एंड बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हैंडल्स, जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स है मतलब रुकावटें, वो क्या करती हैं, हमें रोकती हैं। हिंडर मीन्स रोकना। द कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब किसको रोकती हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं ना, वो किसको रोकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो आपको याद रखना हमेशा बैरियर्स के संग क्या आता है, टू। बैरियर्स के संग जो प्रपोजिशन है ना, टू का यूज़ करते हैं। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, अब देखो पाँचवें में क्या आएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दीज बैरियर्स। अब जो ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है, दीज बैरियर मतलब इन बैरियर से विजय प्राप्त करना। मतलब ये जो रुकावटें हैं ना, इनसे विजय प्राप्त करना, जीत लेना। कोई कमी है तो कमियों को हटा के हमको जीतना होता है कि नहीं। सो दैट मीन्स ताकि द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। जो मैसेज की ट्रांसमिशन है मतलब जो मैसेज करना है वो क्या हो सकता है, स्मूथ। तो इसका भी आंसर देखते हैं, ठीक है ना। जो पाँचवा अपना ब्लैंक है उसका आंसर क्या होगा, देखो ओवरकम। तो ओवरकम का मीन्स क्या होता है, जीतना। सॉरी हाँ सही है, पाँचवें का ही तो पाँचवा था। जो पेसेज का पाँचवा ब्लैंक था उसमें क्या आएगा, ओवरकम, ठीक है। अब ये तो आगे नहीं, सक्सीड मतलब गलतियों को सफल बनाना। ये कुछ सेंस बनेगा। जो हिंडर है, हिंडर को ना जो परेशानी है उनको सफल बनाएंगे या क्रिएट करेंगे, ये भी नहीं होगा। क्रिएट करेंगे तो कैसे स्ट्रेंथन मतलब उसको मजबूत करेंगे, तो सीधे आएगा ओवरकम, उनसे जीत पाना। ओके गाइस, तो अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो मैं अपना कैमरा फिर से ऑन करता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, मैं आपके सामने फिर आ गया, ठीक है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। Select the most appropriate option. Select the most appropriate option. Select the most appropriate option. Option to substitute the underlined segment of in the given sentence. फिर से वही क्वेश्चन है, आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है और आपको ये बताना उसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। मतलब ये आपको एक यहाँ पे देखो लिंक दिया गया है, ये वाला, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वर। तो आपको ये बताना है ये सेगमेंट सही है या इसमें गलती है। तो डेफिनेटली इसमें गलती है। क्यों गलती है मैं बताता हूँ। देखो, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। मतलब कैप्टन के साथ साथ, एज वेल एज का मीन्स करता है गाइस, यहाँ पे एज वेल एज होना चाहिए था, ठीक है ना। पहली बात तो एज वेल एज होता है, एज वेल एज पूरा होता है। मतलब द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वर, मतलब कैप्टन के साथ साथ जो प्लेयर थे वो जिम्मेदार थे किस चीज़ के, ट्रॉफ़ी जीतने के लिए। जो ट्रॉफ़ी जीत गई ना, उसके लिए कैप्टन तो था ही, उसके साथ साथ कौन थे, उसके प्लेयर। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये आपको एज वेल एज दिख जाए, ठीक है ना। आपको कुछ आपको फ्रेजल वर्ड्स होते हैं या प्रपोजिशन होती है, कुछ कंजक्शन होती है। ये जो एज वेल एज है ना, इसका मीन्स क्या होता है, के साथ साथ। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको कुछ 2-4 लिख के बताता हूँ तो क्लियरिटी आएगी। देखो गाइस, जैसे आपको बिसाइड दिख जाए, बिसाइड्स दिख जाए, क्या दिख जाए, बिसाइड। एज वेल एज दिख जाए, एज वेल एज, बिसाइड दिख जाए, एज वेल एज दिख जाए, इंक्लूडिंग दिख जाए, इंक्लूडिंग। देखो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, बिसाइड दिख जाए, एज वेल एज दिख जाए, इंक्लूडिंग दिख जाए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको टुगेदर दिख जाए, लाइक दिख जाए, अलोंग विथ दिख जाए, ठीक है ना, अनलाइक दिख जाए, विथ दिख जाए। ये मैंने कुछ शब्द बोले हैं, इनके संग आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक इधर सब्जेक्ट होगा, एक इधर सब्जेक्ट। ये कुछ शब्द आपको ये दिखेंगे, आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा भी शब्द मैंने जो बता दिए अभी, तो ये मेन सब्जेक्ट फर्स्ट होता है। जो पहला सब्जेक्ट होगा ना वो मेन होगा। जो मेन सब्जेक्ट क्या होगा, ये वाला। अब आपको ये वाला सब्जेक्ट नहीं देखना है, ये सब शब्द दिखेंगे ना आपको। डिसाइड्स दिख जाए, एज वेल एज दिख जाए, इंक्लूडिंग दिख जाए, एक्सक्लूडिंग दिख जाए। तो देखो यहाँ पे अपन को एज वेल एज दिख रहा है, ये अपन को एज वेल एज दिख गया। तो ये मेन कैप्टन क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग वर आता है क्या, सिंगुलर के संग तो वॉज आएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन।
समझ में आ रहा है गाइस? तो ये वाला सेगमेंट गलत था, इसमें क्या होना चाहिए था, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द, समझ आ रहा है गाइस? आई होप। और आपको तो सब जितने भी CGL के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट हैं उनको देख लो आप अच्छे से, तो धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स। तो नीचे आपको एक ईडम्स दी गई है, मुहावरा या लोकोक्ति या वाक्यांश दिया गया है, उसका आपको मतलब बताना है। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। तो इसका मीन्स क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। क्या होता है, अ हार्ड नट टू क्रैक का मीन्स क्या होता है, बहुत कठिन कार्य या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सीधे सीधे ऑप्शन क्या होगा इसका, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, बहुत कठिन कार्य। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं लोहे के चने चबाना। मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ, जो हिंदी है ना, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मीन्स होता है गाइस लोहे के चने चबाना। तो मतलब लोहे के चने चबाने के सेंस क्या है, बहुत कठिन कार्य। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अब इसका मीन्स क्या होता है, ईजिली इंक्रेज। ईजिली इंक्रेज का मीन्स क्या होता है, किसी को आसानी से प्रोत्साहित करना, आसानी से प्रोत्साहित करना। ईजिली डिसअपॉइंटेड, आसानी से निराश करना। और नॉट रिस्ट्रेंड, नॉट रिस्ट्रेंड का मीन्स क्या होता है, कंट्रोल में नहीं होना, कंट्रोल में नहीं होना। तो मैं आपको सबके मतलब बताते जाता हूँ, आप लिख लेना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को एनालाइज करेंगे 14 को। तो आपके ओवरऑल क्वेश्चन आएंगे कितने, 25। ठीक है, और SSC CGL में आपके जितने भी टीयर होंगे सब में इंग्लिश आएगी। इस बार SSC CGL का जो वेटेज है इंग्लिश का वो इंक्रीज़ हो गया है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इंग्लिश आपकी SSC CGL में। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको क्या बताना है, विलोम शब्द। नीचे एक शब्द दिया गया आपको, ये शब्द है ना, क्या है, एक्सोडस। ठीक है ना, तो यहाँ एक्सोडस बोल दो। एक्सोडस जो शब्द है ना, उसका उल्टा क्या होगा, तो देखो एक्सोडस का मीन्स क्या होता है, डिपार्चर। ये सिनोनियम्स बता रहा हूँ। एक्सोडस जो मतलब है ना, इसका मीन्स क्या होता है, कहीं से चले जाना। एक्सोडस का मीन्स क्या होता है, कहीं से चले जाना। तो इसका मीन्स क्या होगा, पहुँचना, अराइवल। ठीक है ना, चले जाना, चले जाने को क्या लें, डिपार्चर या एक्सोडस। तो इसका उल्टा क्या होगा, पहुंचना। तो पहुंचने को बोलते हैं अराइवल, बोलते कि नहीं। तो मैं आपको डिपार्चर इसका सिनोनियम से, अगर ये लिखा होता है सिनोनियम्स, तो आपको याद रखना क्या क्या होता है इसका, डिपार्चर। एंटोनियम हो गया तो क्या हो गया, अराइवल। अब एग्जिट तो क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है ना, एग्जिट तो आपको होता है बाहर निकलना। रिफंड मीन्स क्या होता है, फिर से वापस लेना। रिफंड क्या होता है, कोई चीज़ लेते हैं ना अपन, तो रिफंडेबल होता है, मतलब कोई चीज़ फिर से वापस मिल जाना। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको 4 वर्ड हैं, आपको सही वर्ड मीनिंग्स बतानी है, कौन सी करेक्ट लिखी गई है। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, अगर रॉन्गली स्पेल तो आप ढूंढ लोगे, अब करेक्ट क्या सही आपको देखना होता है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं आपको ये बताऊँ, एक्सेल, ये एक्सेल है ना, गलत लिखा है। तो एक्सेल का मीन्स पता होगा आपको, इनहेल और एक्सेल सुना है। इनहेल मीन्स सांस लेना, एक्सेल मीन्स सांस छोड़ना। तो इसका एक्सेल की स्पेलिंग क्या होगी, EXHALE। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, EXHALE। इसका मीन्स होता है एक्सेल। ठीक है, मतलब सांस को क्या करना, छोड़ना। इनहेल मीन्स लेना, तो मैंने सही स्पेलिंग लिख दी, ये गलत थी। अब ये लिखा ना, एक्सट्रैक्ट, ये भी गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, EXTRACT। ठीक है ना, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, एक्सट्रैक्ट, ये सही स्पेलिंग होती है। अब ये एग्जॉस्ट होता है, EXHAUST, ये स्पेलिंग इसकी सही होती है। तो मैंने जो तीनों गलत स्पेलिंग थी ना, उनकी सही बता दी आपको, ये सही होती है। ठीक है ना, और ये एग्जिबिट तो सही है। एग्जिबिट का मीन्स क्या होता है, प्रदर्शनी। एग्जिबिट का मीन्स क्या होता है, एग्जीबिशन। आपने सुना होगा एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन एक नाउन है, तो एग्जिबिट उसकी वर्ब है। तो एग्जिबिट मीन्स क्या होता है, प्रदर्शित करना, दिखाना। ठीक है, और एक्सेल का मीन्स मैंने आपको बताई दिया, छोड़ना। ठीक ना, एक्सट्रैक्ट तो आपको पता ही है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखो, एक्सट्रैक्ट होता है अपना, उसमें भी होता है पोएम वगैरह में, उसमें। और एक एक्सट्रैक्ट का एक और मतलब होता है जुगाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, एक्सॉल।
तो एग्जॉस्ट का मीन्स क्या होता है, मतलब थक जाना, किसी चीज़ ऊब जाना, एग्जॉस्ट बोलते हैं ना, आई एम एग्जॉस्ट विथ यू, ये सब बात होती है, ठीक है ना। तो सबके मतलब आप लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करना है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, मतलब आपको क्या करना है, मतलब फ्रेजल है, ठीक है ना, मतलब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आपको ये एक सेंटेंस है, इसको एक शब्द में बताना है, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। अ सॉन्ग सेंग एट द ब्यूरियल, अ सॉन्ग सेंग एट द ब्यूरियल, इसका मीन्स क्या होता है, वह गाना जब कब गाया जाता है, विदाई यात्रा में। ब्यूरियल क्या होता है, जब कोई किसी की विदाई होती है ना, तो उस समय जो गाना गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डर्ज, क्या बोलते हैं गाइस, डर्ज। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है सोनेट, मैं सबके मीन्स बता देता हूँ। सोनेट का मीन्स क्या आता है, जो एक पोयम होती है ना 14 लाइन की कविता, जो 14 लाइन की कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं। बेलेड होता है एक लोकगीत, बेलेड क्या होता है, एक लोकगीत होता है, ठीक है ना, तो ये भी होगा नहीं। और हाइम क्या होता है, जो हाइम होता है ना वो क्या होता है, एक भजन। तो सबके मतलब लिख लेना, सोनेट का हो गया 14 लाइन की पोयम, और बेलेट का मीन्स क्या होता है, लोकगीत, ठीक है ना, एक लोकगीत होता है, फोक सॉन्ग होता है ना, फोक सॉन्ग उस टाइप का। और जो हाइम है, हाइम का मीन्स भजन होता है। तो जो व्यक्ति जब किसी की विदाई होती है तो कौन सा सॉन्ग गाया जाता है, डर्ट। ओके गाइस, अब देखो नेक्स्ट क्या है, आपको क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है ना। जो नेक्स्ट ये सेंटेंस है ना, इसमें ग्रामर की क्या गलती है ये बताना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सेंटेंस है, तो आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत तेज़ी से तैर सकता हूँ, मैं बहुत तेज़ी से तैर सकता हूँ। व्हेन आई वॉज ओनली 5, तो देखो इसमें 2 क्लोज हैं, इसमें 2 क्लोज हैं कि नहीं। पहला तो भैया मैं बहुत तेज़ी से तैर सकता हूँ, जब मैं कितने साल का था, 5 साल का। तो जब मैं 5 साल का था तो भैया मैं तैर सकता था, नहीं कि सकता हूँ, क्योंकि कैन किसको बता रहा है, कैन तो अपन को जो फ्यूचर है या प्रेजेंट की एक्टिविटी बता रहा है। अब कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है कि नहीं, कैन का पास्ट होता है कुड होता है कि नहीं। तो ये पास्ट का स्टेटमेंट है, तो जो ये वाला क्लोज है ये पास्ट में जाएगा कि नहीं, तो क्या होना चाहिए, किस में गलती है, आई कैन स्विम की जगह ये गलत है, ये वाला पोर्शन गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई कुड, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 18 को भी एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स, फिर से आपको एक ईडम दिया गया है, मुहावरा, ठीक है, उसका करेक्ट मतलब बताना है। टू टेक फ्रेंच लीव, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, बिना अनुमति के छुट्टी ले लेना। मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, टू टेक फ्रेंच लीव, इसका मीन्स होता है बिना अनुमति के छुट्टी लेना। तो इसका मीन्स का लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब बिना बताए या बिना इरादे के छुट्टी ले लेना। तो इसका ऑप्शन ये आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब ये कहता है लीव विद रिटर्न परमिशन, ये तो होगा नहीं, ये तो कैसी छुट्टी होती है, जो लिखित रूप से जो अपन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्नोलेज द होस्ट, मतलब जानकारी दे के, एक्नोलेज में जानकारी देना, होस्ट मीन्स किसको, जो होस्ट होते हैं, ठीक है ना। वेलकम द होस्ट, ये भी मतलब नहीं है, ठीक है ना, मतलब होस्ट का स्वागत करना, ये तो होगा नहीं। अब देखो फिर से आपको क्या बताना है, जम्बल्ड सेंटेंस। अब जम्बल्ड सेंटेंस फिर से आ गए, मतलब एसएससी 2 क्वेश्चन पूछता है जम्बल्ड सेंटेंस के, ज़्यादा ही पूछे जाते हैं जम्बल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो आपको ये बताना है, जिस नॉन सीक्वेंस में 4 सेंटेंस हैं, आपको इनका सही बताना है, ABCD क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, जब भी आप ये जम्बल्ड सेंटेंस आएंगे ना, तो आप सबसे पहले आपको क्या देखना है, नाउन, या तो कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, कोई भी नाउन हो, पहले नाउन ढूंढना है, फिर उसका प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हाउएवर तो नाउन है नहीं इसमें। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, ये एक नाउन है, देखो द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी एक नाउन आ गया। तो एक जनरल जो ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब जो सामान्य सोच है, किसी व्यक्ति की सामान्य सोच है, तो अपना बी से चालू होना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बी से कौन कौन सा है, एक ही है, तो आपको आंसर मिल गया कि नहीं। तो बी, आपको बी पता चल गया, तो बी से आंसर बनना है। तो BDC है, इसमें भी बी नहीं है, इसमें भी बी नहीं है, इसमें भी बी नहीं है, तो ये तो कट हो गए तीनों,
कितनी सिंपल ट्रिक है। तो अपन को मेन नाउन मिल गया क्या, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, मैंने बताया था, सॉरी जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। तो यहाँ बन जाएगा अपना आंसर BDC है, बन जाएगा कि नहीं। तो आप इसको मैं इसका मतलब बता सकता हूँ अगर चाहो तो, 1 मिनट मतलब बता देता हूँ। देखो द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसीज़ फाउंड बाय द गवर्नमेंट। मतलब सामान्य जो व्यक्तियों की टेंडेंसी होती है ना, वो क्या ढूंढते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में गलती क्या है। जैसे अभी कुछ समय पहले इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब मुद्रा रुक गई थी, मतलब अपनी जो मनी है, जो करेंसी वो चेंज हो गई थी। तो लोगों ने क्या बोला कि ये गलत है, अपन गलती ढूंढने लगेगी नहीं, और कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव भी बताया। तो एक टेंडेंसी होती है किसकी, पब्लिक की, किसको ढूंढना, फॉल्ट ढूंढना किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है। उसके बाद क्या था अपना, अब उसके बाद B था, उसका D, सो पीपुल ओपनली क्रिटिसाइज, ताकि लोग क्या कर सकें, ओपनली बुराई कर सकें, एंड कंडम, और क्या बता सकें, बेकार बता सकें किसको, द पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी बनाते हैं उनकी बुराई की जा सके। इसलिए लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, मतलब गलती ढूंढने की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपना B हो गया, B D फिर C आएगा। दे ब्लेम द गवर्नमेंट, अब वो किसको ब्लेम करते हैं, सरकार को। दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोसेस, मतलब वो ब्लेम करते हैं सरकार की जो प्रोसेस है काम की वो स्लो है, ठीक है। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, अब वो लोग क्या चाहते हैं, चमत्कार हो जाए कि नहीं, मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। अब लोग क्या चाहते हैं, सरकार ऐसा कुछ कर दे कि भैया हमारी लाइफ एकदम जादूगरी हो जाए और हम सब करोड़पति बन जाए। और कोई चाहता है कि नहीं सरकार कुछ कर दे। हाउ एवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट, अब लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं किसको, ट्रूथ को। दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोग्रेस और सक्सेस है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। टू द लेबर दे पुट इन, मतलब जो व्यक्ति जैसा मेहनत करेगा ना वैसे ही उसको सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 20 को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब फिर से आपको सही स्पेल बताना है। तो ये ह्यूमिलिएशन है ना, इसमें डबल एल नहीं आता, ये डबल एल दिया, इसमें से एक एल हटना था। तो HUMILIATION ये होगी, इसमें डबल एल नहीं आता। ह्यूमिलिएशन का मीन्स क्या होता है, नीचा दिखाना, किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं मतलब किसी को मतलब इंसल्ट करना, ठीक है। अब ये तो सार्काज्म की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मतलब सार्काज्म का मीन्स क्या होता है, किसी के लिए कठोर शब्द, किसी के लिए क्या बोलना, मतलब बेकार बोलना, रश वर्ड्स का यूज़ करना, जो हार्श वर्ड होते हैं ना, हार्श कठोर शब्दों का यूज़ करना, ये होता है, ठीक है ना। अब रिटेलिएट की स्पेलिंग गलत है, RETALI आएगा, ये LIA, ये ए है ना, यहाँ की जगह आई आना था, और आई की जगह क्या आना था, ए आना था, तो ये रिटेलिएट बन जाता। ये स्पेलिंग इधर जंप कर दी मीनिंग। अब बुके में क्या आता है, TE नहीं आता, जो आखिरी में जो TE दिए ना, ये 2 अक्षर 2 लेटर हैं, नहीं आने थे टी, तो BOUQUET होती है। समझ आ गई गाइस। 21 को देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, अब सिनोनियम्स बताना है, सेम आ जाए, सिनोनियम्स मीन्स लिख के आ जाए, एक ही बात है सिनोनियम्स। अब समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, क्या होता है ना, इसका मतलब बताना है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड मतलब एक शब्द में बताना है, ठीक है ना, मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इनफेलेबल का तो मीन्स क्या होता है, जो कभी गलत काम नहीं करता। इनफेलेबल का मीन्स होता है जो कभी फेल नहीं हो, ठीक है ना, जो कभी क्या हारे नहीं, ठीक है, ये इनफेलेबल होता है। हमको क्या बताना है, ऐसी चीज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता, तो जिसको सुना नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल। क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। अब ये इनवोकेबल, तो इनवोकेबल का मीन्स क्या होता है, स्थिर, मतलब बोलता नहीं है। वोकेबल मीन्स बोलने वाला, वोकेबल का मीन्स क्या होता है, वोकेबलरी होती है बोलना। इनवोकेबल होता है बिल्कुल स्थिर, तो स्थिर तो होगा नहीं। ऑडिबल क्या होगा, सुनने योग्य। तो इनऑडिबल क्या मीन्स होता है, ना सुनने योग्य। तो इसमें क्या बोला जाता है, जिसको सुना नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल। इसको और इररिवोकेबल मैंने बता ही दिया, स्थिर, इररिवोकेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन किस पे, थर्ड लास्ट पे, आई थिंक 23 पे आ गए अपन, है ना। अभी देखते हैं, इससे थोड़ी ऐड आ जाती है।
देखो 22 पे सॉरी, तो जल्दी से अपन 4 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने पास। देखो सिलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको नीचे एक वाक्य दिया गया, उसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो मैं आपको ट्रिक बता दूँ, ये एक सेंटेंस है तो मैं आपको बता दूँ, ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। देखो ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू, तो कैन आया ना तो याद रखना इनडायरेक्ट में आस्क चाहिए। जब भी यहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड कोमा में क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क होना चाहिए, एक बात तो कंपलसरी है। अगर डायरेक्ट में कैन दिख जाए तो इनडायरेक्ट में क्या चाहिए अपन को, कुड। तो इन दोनों को फोकस करके अपन सेंटेंस आंसर देखेंगे। आपको देखना है पहले तो इनडायरेक्ट में आस्क होना चाहिए और इनडायरेक्ट में कुड होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं क्या, तो देखते हैं। देखो आस्क इसमें भी है, आस्क इसमें भी है कि नहीं। देखो मैं आपको देखो सिंपली वे में बता रहा हूँ। देखो आस्क इसमें भी है, आस्क इसमें भी है, आस्क इसमें भी है, बिल्कुल सही है। इंक्वायर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें कुड नहीं है, इसमें कैन दिया है कि नहीं, गलत हो गया। इसमें क्या दिया है, ये तो गलत ही हो गया, है ही नहीं कुड, कहीं से कुड नहीं दिख रहा है। इसमें कुड दिख रहा है कि नहीं, तो कॉम्बिनेशन मिल गई कि नहीं अपन को, आस्क्ड भी मिल गया, कुड भी मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, ठीक है। अब ये तो आएगा नहीं, इसमें कैन है फिर से, ओके। तो इसका मीन्स भी बता दूँ क्या, इसमें देखो मीन्स भी बताता हूँ। इसका डायरेक्ट का मीन्स बता रहा हूँ, फिर इनडायरेक्ट का। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, मतलब उसने किससे कहा, होटल रिसेप्शनिस्ट से। कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो रूम के चार्जेस क्या हैं। टैरिफ प्लान होता है मतलब क्या रेंट है रूम का, हायर करेंगे तो क्या होगा, ये पूछा था। तो उसने मैनेजर से पूछा कि यदि वह उसको बता सके, तो यू का ही बन गया कि नहीं। देखो मैंने बताया यदि वह उसको, आगे तक ही इफ़ ही कुड। तो ये नरेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड करके रखी है। आप किसी की भी वीडियो देखो पर सीखो, क्योंकि मेन मोटो क्या आपका पास होना, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियो नरेशन पे हुई हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और आपके लिए फ्री प्लेटफॉर्म है। आप अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो आप यूट्यूब पे जो सिंसियर स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। अगर आप थोड़ी फ़नी वे में हो तो आप ऑफलाइन प्रेफर करोगे। आपको पता है 2 स्टडी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये स्टडी कौन सी जो मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन। तो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं ना, सीरियस, वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन स्टडी को, ठीक है। तो इसका मीन्स ये नहीं है जो नॉन सिंसियर हैं, जो थोड़ा इन्जॉय करते हैं लाइफ को, वो समझ नहीं सकते, वो भी समझ सकते हैं। अब देखो फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब आपको बताना है, देखो हैंडल द ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो गिलास को ना अच्छे से हैंडल करो, मतलब संभालना। हैंडल दिस ग्लास टेबल मतलब विथ केयर, मतलब जो गिलास की एक टेबल है, कांच की टेबल है, उसको अच्छे से संभालना है। केयर बिकॉज इट इज़, सपोज एक गिलास की टेबल है, टेबल होती है ना जो गिलास की कांच ही बनी होती है, उसको अच्छे से संभालना क्योंकि वो कैसी है, अब वो कैसी है, फ्रेगल, ठीक है ना। क्या कैसी है, फ्रेगल। तो फ्रेगाइल का जो फ्रेगाइल है ना, उसका मीन्स क्या होता है, क्षणभंगु। थोड़ी प्योर हिंदी बता रहा हूँ मैं, क्षणभंगु। क्षणभंगु का मीन्स क्या होता है, जो एकदम से टूट जाए। गिलास कांच की टेबल होगी तो इसमें बोला है अच्छे से उसको संभाल के रखना, क्योंकि वो क्या टूट सकती है। तो जो चीज़ ना एकदम से टूट जाए उसको बोलते हैं फ्रेगल। क्या बोलते हैं, फ्रेगाइल। और फ्रेगाइल को हिंदी में बोलते हैं क्षणभंगु, ठीक है। फ्रूगल होगा नहीं, ठीक है ना, डक्टाइल होगा नहीं, और एंड वोलेटाइल होगा नहीं, ठीक है। तो ये अपने आंसर था व्हाट, फ्रेगाइल। नेक्स्ट देखो 24 को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम, मतलब आपको क्या बताना है, विलोम शब्द। बिल्कुल सही, किसका क्विसेंट, क्या बताना है, क्विसेंट। अब क्विसेंट, जो क्विसेंट शब्द है ना गाइस, इसका मीन्स क्या होता है, इनएक्टिव, जो होशियार नहीं होता, शांत रहता है, ठीक है ना, मतलब जो एकदम क्या करंट में नहीं रहता, क्विसेंट। तो इसका उल्टा क्या जाएगा, एक्टिव, जो होशियार है, ठीक है ना। पीसफुल तो मीन्स कहता है शांत रहने वाला। डिजेक्टेड क्या मीन्स क्या होता है, जो क्या जिसको क्या किया जाए, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, डिजेक्ट कर देता है चीज़ों को, ठीक है ना। इनडिफरेंट क्या मीन्स होता है, अलग, जो चीज़ों से अलग होकर कुछ रहता है, उसको कहते हैं इनडिफरेंट। तो एक्टिव इसका प्रॉपर एंटोनियम था। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको नीचे एक वर्ड दिया गया है, क्या है, सिंटिलेटिंग, ठीक है ना, सिंटिलेटिंग। तो सिंटिलेटिंग का मीन्स क्या होता है, स्पार्किंग, चमकदार। सिंटिलेटिंग मीन्स चमकदार, तो चमकदार को होते हैं ग्लेटरिंग,
ठीक है ना। तो सिनोनिम से क्या हो गया, सिंटिलेटिंग का फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग क्या मीन्स क्या होता है, फ्लैट तो किसी को मक्खन लगाना, फ्लैटरिंग बोलते हैं ना मक्खन लगाना। बोरिंग तो बेकार होता है, ठीक है ना। स्टिंग मीन्स क्या होता है, स्टिंग मीन्स चुभना, स्टिंग ऑपरेशन होता है ना, या स्टिंग कोई डंक मार देता है, जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं जो स्टिंग करते डंक। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब मैं क्लास को यहाँ पे ओवर करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया आपको क्लास कैसी लगी, और आपको जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये सब पेपर जो है ना प्रीवियस ईयर के देखने चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।